यदि आपको यह पता लगाने के लिए युद्ध क्षेत्र में भेजा जाए कि आप किसी भूत से लड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मोल्दोवा गणराज्य में एक विद्रोही समूह और अमेरिकी सेना के साथ लोगों के बीच युद्ध चल रहा है। एक रात एक छापेमारी अभियान के दौरान एक अकेला अमेरिकी सैनिक बैकअप के लिए बेस पर कॉल करता है। हालांकि सुदृढ़ीकरण आने में अभी भी 8 से 10 मिनट लगेंगे और वह इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वह बेस से कहता है कि वह उन्हें अपने पीछे भेज दे। इसके साथ ही वह अपना हाइपरस्पेक्ट्रल चश्मा लगाता है और इमारत के अंदर चला जाता है। वहां उसे नागरिकों के कई शव मिले। वो एक शव की जांच करने ही वाला है कि तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है। शोर के स्रोत का अनुसरण करते हुए उसे एक खाली कमरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अपने चश्मे से देखा कि कैसे उसके सामने एक अज्ञात इकाई बनने लगती है। आदेशों में विसंगति की रिपोर्ट करते हुए वो अपने चश्मे से बाहर देखता है और कुछ भी नहीं देखता है, लेकिन इसे वापस लगाने पर इकाई एक इंसान के आकार में दिखाई देती है और ये अचानक उस पर हमला करती है, जिससे सैनिक की एक पल में मौत हो जाती है। इस बीच वर्जीनिया के एक कूड़ेदान में डॉ नामक एक शोधकर्ता मार्क क्लेन टेट्राजिन की तलाश में बर्बाद मशीनरी को साफ करता है। इसके बाद वो काम पर चला जाता है और अपना नवीनतम आविष्कार पूरा कर लेता है, जो एक स्पंदित ऊर्जा किरण है जिसका उपयोग एक निवारक के रूप में किया जाएगा। जैसा कि पता चला है, क्लेन डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के लिए काम कर रहा है, जिसे आमतौर पर डीआरपीए के नाम से जाना जाता है। कुछ ही समय बाद उन्होंने निवेशकों को अपने नवीनतम आविष्कार का प्रदर्शन किया और बर्फ के एक टुकड़े को आसानी से पिघलाने की क्षमता से उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। क्लेन के वरिष्ठ के अनुसार डॉ मिडाला यह परियोजना सील टीम की ओर से दुश्मन की जल आपूर्ति को अचानक बंद करने या उबालने के अनुरोध के रूप में शुरू हुई थी। अचानक सूट पहने एक व्यक्ति पूछता है कि क्या उन्होंने इसे पहले से ही किसी जीवित विषय पर आजमाया है, जिससे मिडाला और क्लेन आश्चर्यचकित हो गए। मिडाला बताते हैं कि किरण का उद्देश्य सीधे तौर पर मनुष्यों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन सूट पहने एक अन्य व्यक्ति इस बात पर जोर देता है कि वे चाहते हैं कि वे जीवित विषय पर इसका परीक्षण करें। कुछ समय बाद मिडाला निवेशकों के अनुरोध के बारे में क्लेन से बात करता है, लेकिन क्लेन यह स्पष्ट करता है कि उसने किरण का आविष्कार एक निवारक के रूप में किया था, न कि अन्य लोगों के फेफड़ों को उबालने के लिए। यह सुनकर मिडाला कहता है कि वे युद्ध के लिए जी रहे हैं, इसलिए उनका व्यवसाय ऐसे हथियार बनाना है जिससे युद्ध जीता जा सके। बदले में क्लेन बताते हैं कि जब मिडाला ने उन्हें भर्ती किया तो उन्होंने डीआरपीए के लिए साइन अप करते समय रक्षा को प्राथमिकता देने की कसम खाई थी। हालांकि मिडाला का कहना है कि वे सरकार के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्हें वही करना होगा जो उनसे करने को कहा गया है। इस समय वह क्लेन से पूछता है कि क्या वह पहले से ही अपनी टीम को किरण को संचालित करना सिखाता है, जिस पर वह कहता है। उसके कारण मिडाला ने उसे सूचित किया कि वह मोल्दोवा के लिए उड़ान भरेगा, क्योंकि यूएस सेना के जनरल जेम्स ऑरलैंड उनसे हाइपरस्पेक्ट्रल चश्मे के बारे में सलाह लेना चाहते हैं, जिनका उपयोग वे मोल्दोवन युद्ध से लड़ने के लिए कर रहे हैं, जो क्लेन के आविष्कारों में से एक है। मिडाला का कहना है कि ऑरलैंड ने उन्हें यह बताने के लिए फोन किया था कि मोल्दोवा में चीजें संवेदनशील होती जा रही हैं, इसलिए वो उस चीज के बारे में क्लेन की व्यक्तिगत जानकारी चाहते थे, जिसके बारे में वो अभी रिकॉर्ड पर चर्चा नहीं कर सके। सीधे शब्दों में कहें तो ऑरलैंड और उसके लोग भूत जैसी इकाई का जिक्र करते हुए चीजें देख रहे थे, जिसने उनके एक सैनिक पर हमला किया था। सबसे पहले क्लेन जाने में झिझक रहा था, लेकिन मिडाला उसे यह तर्क देकर समझाने में कामयाब रहा कि मोल्दोवा में उनके लोगों को उसकी जरूरत है और वह इसे अपने रक्षा मंत्र के हिस्से के रूप में सोच सकता है। इसके साथ ही क्लेन अमेरिका के लिए उड़ान भरता है। मोल्दोवा में सैन्य एयरबेस और उनका स्वागत किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं जनरल ऑरलैंड ने किया। शिविर के रास्ते में ऑरलैंड ने क्लेन को देश की स्थिति के बारे में बताया। उनके अनुसार विद्रोह ज्यादातर उस सैन्य तानाशाही के अवशेष हैं जो लगभग 2 महीने पहले देश चला रही थी। इसके कारण उन्हें मोल्दोवा के उत्तर और यहाँ की राजधानी में लोकप्रिय समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि उनकी सेनाएं अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और पूरे मामले को गृहयुद्ध में बदलने की धमकी भी दे रही हैं। ऑरलैंड का कहना है कि रूस ने एक बार मोल्दोवा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वह स्वतंत्र हो गया और अब आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा है। संक्षेप में उन्हें अमेरिकी सेना को इस युद्ध में 2 गुटों के बारे में सोचना होगा। एक ओर उनके पास विद्रोही हैं जो बहुत खतरनाक हैं, जबकि दूसरी ओर नई सरकार की मांग करने वाले नागरिक हैं। लेकिन देश की मौजूदा स्थिति की जटिलता के बावजूद ऑरलैंड आत्मविश्वास से कह सकता है कि वे इसे संभाल सकते हैं। हालांकि जो चीज वे संभाल नहीं सकते वह चीज है जिसे क्लेन के हाइपरस्पेक्ट्रल चश्मे ने पकड़ लिया, ये इंगित करते हुए कि यह उनके लिए एक बिल्कुल नया सौदा है। इसी कारण से वह अभी तक इसकी सूचना आगंतुकों को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि वह उनसे क्या कहने जा रहे हैं। इसलिए उसने क्लेन के लिए अनुरोध क्यों किया, ताकि वह जो देखने वाला है उसके लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दे सके। इस समय वे कुछ सैनिकों की फील्ड में कुछ प्रकार की विसंगतियां कैमरे में कैद करते हुए दिखाते हैं, जो भूतों जैसी दिखती हैं। ऑरलैंड के मुताबिक वे पिछले 3 हफ्तों से इस तरह की विसंगतियां उठा रहे हैं। उनकी सिग्नल इंटेलिजेंस ने शुरू में इसे किसी प्रकार का हस्तक्षेप बताया, जिसे क्लेन ने तुरंत खारिज कर दिया। ऑरलैंड भी सोचता है कि यह कोई हस्तक्षेप नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें उसके एक सैनिक की मौत हो गई थी। तभी वह क्लेन को एक अधिक सुरक्षित सुविधा में ले जाता है और उसे सीआईए एजेंट फ्रेंड से मिलवाता है, मेडिसन, जो उसे एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करवाता है। ऑरलैंड बताते हैं कि 3 दिन पहले मध्य शहर में एक छापे के दौरान एक सैनिक अपनी इकाई से अलग हो गया और बाद में उक्त विसंगतियों में से एक के कारण मारा गया। अपने चश्मे से फीड देखते हुए सैनिक को जिस विसंगति का सामना करना पड़ा, वह निस्संदेह कम से कम एक इंसान या भूत की तरह दिखती है।
वह सैनिक 3 दौरों का युद्ध अनुभवी था और अपनी इकाई में सर्वश्रेष्ठ में से एक था, लेकिन उस पर लगे विसंगति के आरोप के बाद वो उसी तरह मर गया। फ्रेंड ने क्लेन को बताया कि पिछले 3 हफ्तों में वे ऐसे शवों की खोज कर रहे हैं जो इसी तरह से मारे गए थे। शव परीक्षण के अनुसार उनके सभी अंग जमे हुए थे, फिर भी उनका शरीर जल गया था और शत विक्षत हो गया था। जैसा कि अपेक्षित था, मोल्दोवन के सहयोगी हत्याओं को लेकर भ्रमित और क्रोधित थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ किशोरों ने उन स्थानों पर जहां शव पाए गए थे जेनोसाइड इरिट्रे शब्दों का स्प्रे पेंटिंग किया। क्लेन पूछता है कि इरिट्रे क्या है और फ्रेंड कहता है कि ये एक स्थानीय मिथक है जिसका अर्थ है युद्ध के भूत। वो बताती हैं कि लोग बहुत अंधविश्वासी हैं, क्योंकि उनका मानना है कि युद्ध की भयावहता के कारण कुछ अप्राकृतिक हो गया है, इसलिए विसंगतियों का अस्तित्व है जिनके बारे में उनका मानना था कि वे भूत हैं। लेकिन वे केवल अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं कर सकते और इसे अपनी रिपोर्ट में नहीं डाल सकते, इसलिए वे क्लेन से पूछते हैं कि वह इन विसंगतियों के बारे में क्या सोचता है। दुर्भाग्य से उनके पास अभी तक कोई विचार नहीं है, ये बताते हुए कि उन्हें रिकॉर्ड और उनका अध्ययन करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। हालांकि फ्रेंड ने यह कहते हुए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि उन्हें अब उसके मूल्यांकन की आवश्यकता है। इस अर्थ में क्लेन सवाल करता है कि इसके बारे में उनका कार्य सिद्धांत क्या है, जिस पर फ्रेंड ने उत्तर दिया कि CIA का मानना है कि यह किसी प्रकार की क्लोकिंग तकनीक है। संक्षेप में, सक्रिय छलावरण पहने एक विद्रोही सैनिक। ये सुनकर क्लेन कहता है कि यह असंभव है, खासकर मोल्दोवा जैसे देश के लिए। उनका यह भी तर्क है कि वे और DRPA भी अभी प्रोटोटाइप क्लोकिंग तकनीक बनाने के करीब नहीं है। बदले में फ्रेंड का कहना है कि CIA के पास खुफिया जानकारी है कि यूरोप और एशिया में समूह सक्रिय छलावरण पर काम कर सकते हैं। वो ये भी बताती हैं कि पूर्व शासन ने हथियारों के अनुसंधान पर बहुत पैसा खर्च किया था। फिर भी क्लेन इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। चीजों को गीला करते हुए क्लेन ऑलैंड को बताता है कि उसके तकनीशियनों को गड़बड़ियां देखती हैं, क्योंकि वे तकनीशियन हैं। इस बीच CIA दुश्मनों को देखती है, क्योंकि वे दुश्मनों की तलाश कर रहे हैं, इसे संबोधित कर रहे हैं फ्रेंड। फिर भी स्थानीय लोग आत्माओं को देखते हैं, क्योंकि वे अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। क्लेन व्यक्त करते हैं कि इस मामले में हर किसी के अपने पूर्वाग्रह हैं, इसलिए यह साबित करना उनका काम है कि कौन सा सिद्धांत सत्य है, लेकिन उनमें से किसी का भी समर्थन करने के लिए उनके पास डेटा की कमी है। इस वजह से वो विसंगतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ऑलैंड से उसे मैदान पर उतारने के लिए कहता है। सौभाग्य से वो अपने साथ एक हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा लाता है, जो इसके हाइपरस्पेक्ट्रल चश्मे का एक बड़ा और बेहतर संस्करण है। इसके साथ वे क्षेत्र में किसी भी विसंगति को पकड़ सकते हैं और उस पर एक स्पष्ट शॉट होगा। इसके बारे में सोचते हुए ऑलैंड ने मैदान पर जाने के उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह अंततः वर्जीनिया वापस जा सकता है जब उसे उन विसंगतियों का एक किल शॉट मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद क्लेन ने ट्रकों में से एक में हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा लगाना शुरू कर दिया। इस पर कुछ सैनिकों का ध्यान जाता है और वे इस बात से खुश नहीं है कि क्लेन एक उच्च क्षमता वाली बंदूक को कैमरे में बदल रहा है। सार्जेंट्स, टोल और अन्य लोगों ने क्लेन को यह कहते हुए डराना शुरू कर दिया कि युद्ध के बीच में ट्रक ने उस पर कैमरा लगाने के कारण कई बार उनकी जान बचाई। सौभाग्य से क्लेन का मित्र कैप्टन कैब्रेरा तनाव कम करने के लिए आता है। वह अपने सैनिकों को शांत होने और क्लेन को कुछ सम्मान देने के लिए कहता है, क्योंकि वह वास्तव में एक है, यदि उन लोगों में से एक नहीं है जिसने कई गियर का आविष्कार किया, जिन्होंने ट्रक और पतले केबलर बॉडी स्टॉकिंग की तरह ही उनकी जान बचाई। युद्ध में पहनना। शीघ्र ही मेजर सेशंस आता है और कैब्रेरा उसे क्लेन से मिलवाता है। इसके बाद सेशंस ने क्लेन से कहा कि इस बार उसका कैमरा बेहतर काम करेगा, क्योंकि वह दोबारा उन विसंगतियों के कारण मैदान में किसी अन्य व्यक्ति को खोना नहीं चाहता है। अगले दिन कैब्रेरा ने सैनिकों, क्लेन और फ्रेंड को उनके मिशन के बारे में जानकारी दी। उनके अनुसार यूटा टीम कल डरलेस्टे के लिए एक टोही मिशन के लिए रवाना हुई थी जब उन पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया। उनके अंतिम ज्ञात स्थान के आधार पर उन्हें लगता है कि टीम में जो कुछ बचा है वो वर्तमान में शहर की 5 मंजिला इमारत में छिपा हुआ है। हालांकि चुनौती यह है कि वे विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, इसलिए यह खतरनाक होगा और लड़ाई अपरिहार्य होगी। इसके अलावा विद्रोह से उत्पन्न खतरे के अलावा ऐसी रिपोर्टें हैं कि उन्होंने उस चीज का पता लगा लिया है जिसे वे अब हाइपरियन कर रहे हैं। उनका मिशन त्वरित निष्कर्षण है, लेकिन यदि स्थिति की आवश्यकता होती है तो उन्हें मनुष्यों और विसंगतियों को शामिल करने की अनुमति है। टोल पूछते हैं कि अगर वे वास्तव में नहीं जानते कि यह क्या है तो वे विसंगतियों को कैसे बेइज्जत कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड ने टीम के साथ साझा करते हुए कहा कि वे सक्रिय छलावरण पहने हुए विद्रोही सैनिक हो सकते हैं, इसलिए वो उनकी तकनीक को जितना कम हो सके उतना कम नुकसान पहुंचाना चाहती है और उन्हें अपने शॉट्स के साथ सटीक होने की याद दिलाती है। इसके साथ ही डैगर टीम 1 शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद वे बिना किसी परेशानी और बिना किसी हमले के लक्ष्य भवन तक पहुंच जाते हैं। अपने हाइपरस्पेक्ट्रल चश्मे पहने हुए यूटा टीम के बचे हुए लोगों को बचाने के लिए सैनिक सावधानी से इमारत के अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, इस तथ्य को छोड़कर कि वे विद्रोहियों और यूएस दोनों के बाएं और दाएं शव खोज रहे थे। फिर आखिरकार उन्हें यूटा टीम का एक जीवित बचा व्यक्ति बाथटब के नीचे छिपा हुआ मिल जाता है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ और व्याकुल है। उनसे उनकी टीम के बारे में पूछने पर सर्जन बस इतना कहते हैं कि वे सभी मर चुके हैं, क्योंकि विसंगतियां सबसे पहले उन्हीं तक पहुंची। फिर जैसे ही अन्य लोगों को यूटा टीम के शव मिलते हैं, विसंगतियां दिखाई देने लगती हैं और डैगर टीम 1 पर हमला करने लगती है। वे वापस लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गोलियां विसंगतियों को पार कर जाती हैं, जिससे यह उनके खिलाफ बेकार साबित होता है।
इसके कारण उनके पास पीछे हटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वे विसंगतियों से रक्षाहीन होकर भाग रहे हैं क्योंकि वे उन्हें एक एक करके मार रहे हैं। तेजी से कार्रवाई करते हुए क्लेन कैमरे को घुमाने और एक विसंगति का स्पष्ट शॉट लेने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। एक ही समय पर किम्बेरा एक रॉकेट लॉन्चर से चार्ज करता है और विसंगति पर हमला करता है, लेकिन यह अभी भी इसके खिलाफ अप्रभावी है। दुर्भाग्य से किम्बेरा का अंत हो जाता है क्योंकि विसंगति उस पर हमला करती है और क्लेन इसे देखता है क्योंकि यह उसके ठीक सामने होता है। अपने कप्तान और उनकी टीम के अधिकांश लोगों के मारे जाने के बाद शेष सैनिक वापस बेस की ओर लौटना शुरू कर देते हैं, लेकिन मामले को बदतर बनाने के लिए उनके ट्रक बारूदी सुरंगों में फंस जाते हैं। यूटा टीमों के सर्जन और ड्राइवरों को छोड़कर उनमें से अधिकांश जीवित हैं, फिर भी वाहन अब बेकार हो गए हैं, इसलिए वे पास के कारखाने में बस गए। वहाँ हर कोई घबराने लगता है कि वे विसंगतियों से कैसे निपट सकते हैं, खासकर जब से वे अब जानते हैं कि उनके पारंपरिक हथियार उनके खिलाफ बेकार हैं। लेकिन वे जानते हैं कि कोई भी दुश्मन सैनिक सक्रिय छद्मवेश नहीं पहन रहा है, जैसा आपकी फ्रेंड ने कहा था। दुर्घटना के बाद उनके अधिकांश चश्मे नष्ट हो गए, केवल वही बचे हैं। विसंगतियों को देखने के लिए क्लेन का कैमरा उनकी आंखें हैं। ऊंची मंजिलों पर जाकर वे यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वे विसंगतियों से घिरे हुए हैं, लेकिन लोहे के छिलके के निशान के कारण वे आसपास के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस वजह से उन्हें एहसास होता है कि किसी ने इसे इधर उधर रख दिया होगा ताकि वे वहाँ अकेले न हो। कुछ ही समय बाद उन्हें 2 बच्चे सारी और बोगदान मिले जो भाई बहन हैं। सारी के अनुसार उनके पिता ने उनकी सुरक्षा के लिए लोहे का बुरादा बाहर रख दिया था। दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके छोटे भाई को अभी तक इसका पता नहीं चला क्योंकि उसे लगता है कि उनके पिता मदद लेने के लिए बाहर हैं। ये जानते हुए कि उसके पिता विसंगतियों के बारे में कुछ जानते हैं, क्लेन और फ्रेंड सारी से बात करते हैं और मसारोव नामक एक जगह की खोज करते हैं जहाँ विसंगतियों की हत्याएं शुरू हुई। उसी समय सैनिकों को पता चला कि कारखाने का अपना ट्रांसमिशन टावर है। हालांकि इसे 20 मील के दायरे में सभी के लिए प्रसारित किया जाएगा ताकि विद्रोहियों को पता चल सके कि वे कहाँ हैं। फिर भी सेशंस बताते हैं कि विद्रोही अभी मुख्य खतरा नहीं है, इसलिए वो उन्हें बेस से संपर्क करने और निकासी के लिए कॉल करने का आदेश देते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अंततः संपर्क स्थापित कर लिया और आधार अब उन्हें प्राप्त करने के लिए एक निष्कर्षण टीम भेजेगा। अब उनकी एकमात्र समस्या यह है कि वे विसंगतियों या विद्रोहियों द्वारा मारे बिना कारखाने से आधा मील दूर निष्कर्षण बिंदु तक कैसे पहुंच सकते हैं। सौभाग्य से कारखाने में अभी भी लोहे के बुरादे के बैरल हैं, इसलिए क्लेन ने अपने हथियारों को इंजीनियर किया है जिससे उन्हें लोहे के बुरादे की गोलियों को चलाने की अनुमति मिलती है जो अन्य लोग लोहे के बुरादे वाले बमों के साथ बना रहे हैं। फिर वो हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरे को हाइपरस्पेक्ट्रल सर्चलाइट में बदल देता है ताकि वे सभी विसंगतियों को अपनी आंखों से देख सकें। क्लेन प्रौद्योगिकी को आधार के साथ भी साझा करता है ताकि उनके पास अपनी स्वयं की सर्चलाइट हो सके। अपने नए हथियारों से लैस होकर वे सभी उस प्लाजा में जाते हैं जहां निष्कर्षण बिंदु है। सौभाग्य से सारी को एक शॉर्टकट भी पता है ताकि वे उम्मीद से पहले पहुंच सकें। हालांकि सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चल रहा है क्योंकि उनमें से कुछ अभी भी विसंगतियों के कारण मारे गए हैं, जिनमें बोगरेन के कुछ सैनिक भी शामिल हैं, जिससे सारी व्याकुल हो गई है। वे यह भी देखते हैं कि एक विसंगति कितनी मजबूत होती है जब वो किसी टैंक से बार बार टकराती है जब तक कि वह नष्ट न हो जाए। इस समय हेलीकॉप्टर आता है और हवा विसंगतियों को धक्का देती है। पीछे तेजी से सोचते हुए क्लेन ने लोहे के बुरादे के कांच को जमीन पर गिरा दिया, जिससे तेज हवा के कारण विसंगतियां बुरादे की चपेट में आ गईं। बस फिर अंततः उन्हें विसंगतिग्रस्त शहर से बाहर ले जाया जाता है, लेकिन उन्हें आश्चर्य होगा कि उन्हें बेस पर नहीं बल्कि एक शरणार्थी शिविर में ले जाया जाएगा। विसंगतियों को दूर करने का तरीका खोजने के लिए बेताब क्लेन और फ्रेंड फिर से सारी से बात करते हैं। उनके अनुसार उनके पिता चीनी मिट्टी पर काम करते थे और मसारोव के लिए कंटेनर बनाते थे, बिजली संयंत्र जहाँ से विसंगतियां आईं। कुछ ही समय बाद ऑरलैंड और कुछ अन्य सैनिक शरणार्थी शिविर में पहुंचे और हारे हुए लग रहे थे। जैसा कि बाद में पता चला, आधार भी विसंगतियों के कारण नष्ट हो गया था, जिससे केवल ऑरलैंड और कुछ सैनिक ही जीवित बचे थे। यहाँ तक कि जनरल भी निराश है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य सैनिक भी हतोत्साहित हो रहे हैं। इस समय क्लेन अंततः टुकड़ों को एक साथ रखता है और घोषणा करता है कि वह जानता है कि विसंगतियां क्या हैं। उनके अनुसार विसंगतियां वास्तव में मानव निर्मित हैं। फिर वह उन्हें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताते हैं, जो एक मानव निर्मित पदार्थ है जिसमें बहुत ही असामान्य गुण होते हैं, जिन्हें लोहे के बुरादे से धीमा किया जा सकता है और सिरेमिक के माध्यम से नहीं जा सकता है। लेकिन इस तरह का मामला बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए मसारोव में बिजली संयंत्र की भागीदारी होगी। संक्षेप में, विसंगतियां मानव निर्मित हथियार थी जो या तो जानबूझकर छोड़ दी गयी या दुर्घटनावश टूट गयी। फिर भी जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि वह अंततः जानता है कि वे क्या हैं, ताकि वह अब निपटने के लिए सही हथियार बना सके, स्पंदित ऊर्जा किरण का जिक्र करते हुए, जिसे उसने थोड़ा सा बदलाव के साथ वर्जीनिया में बनाया था। इसके साथ ही क्लेन ने बंकर से प्राप्त हर हथियार और उपकरण का उपयोग करना शुरू कर दिया और विसंगतियों से लड़ने के लिए हथियार बनाने के लिए ऑलिन द्वारा बेस से लाए गए गियर का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। फिर वो अधिक हाइपरस्पेक्ट्रल सर्चलाइट भी बनाता है और फिर उन्हें एक रोबोट के पीछे स्थापित करता है जो एक यांत्रिक कुत्ते की तरह दिखता है। अगले दिन सैनिक विसंगतियों को खत्म करने के प्रयास में मसारोव में बिजली संयंत्र में जाते हैं। उतरने पर विसंगतियां तुरंत दिखाई देने लगती हैं, इसलिए वे उनके विरुद्ध अपने नए हथियारों का परीक्षण करते हैं।
सौभाग्य से ये इस बार प्रभावी साबित हुआ है, इसलिए सैनिकों ने लड़ाई को बाहर रखा, जिससे क्लेन, फ्रैन, टोल और एलेसियो को स्रोत खोजने के लिए बिजली संयंत्र में घुसपैठ करने की अनुमति मिल गई। हालांकि उन पर विसंगतियों द्वारा भी हमला किया जाता है, जिससे क्लेन और फ्रैन सैनिकों से अलग हो जाते हैं। सौभाग्य से वे स्रोत ढूंढने में कामयाब रहे और पता चला कि जो वैज्ञानिक पूर्ण शासन के लिए काम कर रहे थे वे आणविक स्तर पर मनुष्यों को स्कैन कर रहे थे। फिर उन्होंने उन्हें कंडेंसेट रूप में दोहराने के लिए एक उन्नत 3D प्रिंटिंग प्रणाली का उपयोग किया। इस समय वे देखते हैं कि वैज्ञानिक कुछ टूटे हुए फ्यूजों के साथ विसंगतियां कहां रख रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे गलती से बाहर निकल गए। जबकि बाहर की लड़ाई सैनिकों के लिए बुरी हो जाती है, क्योंकि विसंगतियां उन पर हावी होने लगती हैं। क्लेन फेलसेफ सिस्टम को सक्रिय करना शुरू कर देता है। मामले को बदतर बनाने के लिए अधिक विसंगतियां उनके पिंजरे से बाहर निकलना शुरू हो रही हैं, इसलिए क्लेन को उनसे बचाना होगा। और जैसे ही वे हारने वाले थे, क्लेन अंततः विसंगतियों को निष्क्रिय कर देता है और सैनिकों की जान बचाता है। इसके बाद क्लेन और फ्रैन ने विसंगतियों के स्रोत की खोज की, जो वास्तविक मानव मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र हैं, जिसका अर्थ है कि वे विसंगतियां वास्तव में सचेत थीं और किसी तरह जीवित थीं। खराब परीक्षण विषयों को आराम देने की इच्छा रखते हुए क्लेन और फ्रैन ने अपनी मशीनों को अनप्लग कर लिया, जिससे अंततः उन्हें शांति मिली। सब कुछ हो जाने के बाद वे शरणार्थी शिविर में वापस चले जाते हैं और उनका चिकित्सकीय उपचार किया जाता है। कुछ समय बाद क्लेन ने फ्रैन से उन नई सर्वेक्षण टीमों के बारे में पूछा जिन्हें उसने देखा था। फ्रैन के अनुसार वे वहां के गए शोध से कुछ प्राप्त करने और अमेरिकी सेना के लाभ के लिए इसका उपयोग करने की उम्मीद में इसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए मज़ारों वापस जा रहे हैं। वापस आने वाली टीमों के साथ सेशंस, टोल और के साथ डैगर टीम एक भी है। एलेसियो वे वास्तव में चाहते थे कि क्लेन उनके साथ आए, लेकिन फ्रैन जानता है कि वह ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए उसने पूछने की जहमत नहीं उठाई, जिससे क्लेन सहमत हो गया। थोड़ी देर बाद फ्रैन, ऑरलैंड और सूरी जाने से पहले उसे देखते हैं। सूरी ने विसंगतियों को समाप्त करके उसके पिता और भाई को न्याय देने के लिए उसे धन्यवाद दिया। फिल्म क्लेन के वापस विमान में चढ़ने के साथ समाप्त होती है। वर्जीनिया स्पेक्ट्रल एक ऐसी फिल्म है जिसे नेटफ्लिक्स द्वारा 2016 में रिलीज किया गया था और वास्तव में इसे कम आंका गया है। इसका कथानक बहुत अच्छा है, जो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। हालांकि पात्र सामान्य हैं, फिर भी पूरी फिल्म में उन्हें समझना कठिन नहीं है। कुछ बिंदुओं पर ऐसे दृश्य भी हैं जो दिखाते हैं कि ऐसे भयानक अनुभवों से